हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायो वाइब्स एसपी में। हमने मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 1 में आने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया और उसके साथ एक हमने थ्योरम भी कंप्लीट की। आज हम चैप्टर फर्स्ट में आने वाले सभी एग्जाम्पल और 1.1 एक्सरसाइज में आने वाले सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है कि संख्याएं कोई 4 की पावर n पर विचार कीजिए। यानी आपको पास एक कंडीशन रखी गई है कि संख्या दी हुई है कोई 4 और उस पर पावर है n पर विचार कीजिए। जहां n कोई एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। क्या कहा है? सबसे पहले संख्या देख लीजिए। संख्या है 1 4 और उस पर n पावर लगाई हुई है। फिर कहा है n एक प्राकृत संख्या है। पहले वीडियो में बेसिक में पूरी संख्याओं के बारे में बताया था। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य सभी बताई थी। उनमें से यहाँ पर शर्त रखी है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी जिसे हमने कहा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उससे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और इनका उपयोग गिनती में किया जाता है, काउंटिंग में किया जाता है। ये प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर आपको 4 की जगह कोई भी संख्या रखनी है। मैं भी चाहता हूँ n की जगह कोई संख्या रखनी है, यानी आपके पास कंडीशन रखी गई है 4 और n की जगह आप कोई प्राकृत संख्या रखनी है। जैसे 4 की पावर 1 तो आंसर आया 4 ही। जैसे कि 4 की पावर 2 तो उत्तर आया 4 इंटू 4 16। जैसे कि 4 की पावर 3 तो उत्तर आया 64। इस तरीके से आपको रखना है। और n प्राकृत संख्या फिर कहा है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो। क्या कहा है कि आप 1 2 3 4 5 इस तरह n की जगह मान रखते जाओगे तो क्या कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि ये वाली संख्या इसमें वो 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त यानी समाप्ति किस पर हो रही है? लास्ट इस पर। इस अंक को कहा जाता है इकाई का अंक। जैसे वैसे यहाँ तो एक डिजिट की संख्या है, 2 या 2 से ज्यादा डिजिट की हो तो इसे कहा जाता है इकाई का अंक। इकाई का अंक। और इसकी जगह क्या आना चाहिए? शून्य। ये आता है या नहीं ये हमें जांच करनी। सबसे पहले देखो 0 पर समाप्त होने वाली संख्या कौन कौन सी है। 0 पर समाप्त होता है 10 20 30 40 50 60 और बड़ी संख्या लोगे आप तो जैसे कि 100 200 300 इस तरीके से ये 0 पर समाप्त होती है। इसमें भी कहा है यहाँ पर आपको n की जगह कोई प्राकृत संख्या रखनी है और आगे जो आंसर आता है उसमें कोई न कोई कहीं न कहीं ऐसी संख्या मिलेगी जो 0 पर समाप्त होती है। तो हम इस तरह जांच या ट्राई करके नहीं देख सकते, हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज कवर करेंगे। सुनो 0 पर समाप्त होने वाली ये संख्या है, हम इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर 10 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार, यानी इसमें क्या आता है 2 इंटू 5। 20 के करते हैं तो आता है 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5। आप 30 के करते हो तो 2 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार, यानी क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5। आगे 40 के आप करोगे तो 40 के सेम टू सेम यहाँ पर देख लो 40, 2 का भाग 20 बार, 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, यानी क्या आया 2 की पावर 3 इंटू 5। वैसे ही 50 के 60 के 100 के सबके करोगे तो ये। इसमें आपको एक कॉमन बात दिख रही है। कॉमन बात क्या है? 2 इंटू 5, 2 और 5, 2 5 2 5, यानी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या में 2 और 5 गुणज में मिलेंगे ही। यहाँ पर आप 4 देख रहे हो, आप 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। जैसे कि आपने 4 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 4 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, यानी कि 2 इंटू 2, तो 4 की जगह क्या आया 2 की पावर 2। क्या इसमें दोनों कंडीशन आनी चाहिए? 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। कोई भी कर लो आप, 100 कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो, कोई भी कर लो भले। उनमें एक कॉमन बात देखने को मिलेगी, 2 और 5 के रूप में गुणज होंगे। गुणनखंड 2 और 5 में मिलेंगे। क्या 4 संख्या के अंदर आपने यहाँ पर जो कंडीशन रखी उसमें 4 का, इसमें 2 इंटू 5 का रूप मिल रहा है? नहीं, केवल 2 आ रहे हैं, यानी इसमें कौन सी संख्या नहीं है? 5 नहीं है।
आप पूरे आंसर को दोगे कि यहाँ पर 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 के रूप में मिलते हैं। यहाँ इसका रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप नहीं है। सुना आपने पूरा उधर, का रूप नहीं है, इसलिए ये संख्या कभी भी 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। फाइनली ये उत्तर आता है। लास्ट में कहा था कि जिसके लिए 4 की पावर n अंक है, ये वाली संख्या शून्य पर समाप्त होगी नहीं। बाकी वाला कोई भी संख्या ले ले, यहाँ पर कोई भी संख्या रख के देखे और ऊपर n लगा दे, प्राकृत संख्याओं की कंडीशन रखे कि या ये 0 पर समाप्त होगी, आपको तुरंत जो बेस में संख्या लिखी हुई है उसके कारण अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करते हो कितनी भी बड़ी सीरीज आ जाए उसके अंदर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप देखने को मिलता है तो वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। उदाहरण नंबर या एग्जाम्पल नंबर 2, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन सा मेथड का है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं और वीडियो में मैंने दोनों प्रकार बताए थे। एक सामान्य गुणनखंड यानी गुणज आप कितने टुकड़े कर सकते हो, कितने भी, और दूसरा अभाज्य गुणनखंड यानी केवल ऐसी संख्या है जिसका HCF एक ही हो, यानी जिसके अंदर सव्यम और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, फिर करने हैं 20 के 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। यानी 6 के क्या टुकड़े बने? 6 के बने हैं 2 इंटू 3, और 20 के क्या बने हैं? 20 के बने हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। ये रहे हमारे पास दोनों के अभाज्य गुणनखंड। फिर क्या पूछा? HCF, एक पूछा LCM। देखो दोनों की शर्तें मस्त शानदार, सुनना। HCF के अंदर आपको क्या लेना है? आपको उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेना है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं मैं HCF की। आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो, दोनों संख्याओं में जहां भी हो सारे, और सबसे न्यूनतम घात, जितनी कम से कम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन जो दोनों में हो, कौन है? 2, यानी कि लिख दिए मैंने 2। इसके बाद 3 इसमें नहीं है, फिर यहाँ आते हो 2 तो ले लिए, फिर 5 तो 5 वो इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर HCF क्या आ गया? 2। ये हुई HCF की बात। फिर ज्ञात करना है LCM में क्या करेंगे हम? LCM में यहाँ पर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का है, इसमें एक बार, केवल एक बार सभी गुणनखंड, रिपीट नहीं होना चाहिए लेकिन लिखने सारे, प्लस अधिकतम घात। मस्त शानदार बात बताई, कैसी घात? अधिकतम घात। सारे गुणनखंड लेने हैं और अधिकतम घात LCM में। जैसे कि यहाँ पर जब भी आप LCM ज्ञात करते हो तब आपको 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 2 वो तो आ गया एक बार, और 5 भी लेना है एक बार सभी गुणनखंड। फिर क्या कहा? अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात या 1 है, या 3 की घात 1 है, 2 की अधिकतम घात 2 होगी, क्योंकि 1 भी और 2 भी है। लेकिन LCM के केस में क्या कहता है? अधिकतम घात। बाकी के तो एक ही है। तो फाइनली 2 की घात 2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 दिया 15, और 15 इंटू 60, 15 इंटू 4 ये हो गया 60। सॉरी, LCM आ जाएगा 60, यानी कि 6 और 20 का HCF आया 2 और LCM आया 60। कंप्लीट है चीजें एकदम टकाटक। उदाहरण नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का आपको HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। कौन सी विधि का है? अभाज्य गुणनखंड पहले दिया हुआ है, इसके कारण आपको अभाज्य गुणनखंड पहले कर देते हैं। 96 2 का भाग 4 बार, पिछड़ा 1,
फिर गया 8 बार यानी 48, फिर 2 का भाग 24 बार, 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार और फिर 3 का भाग 1 बार, यानी 96 के अब्बाजी गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। फिर निकालना आपको 404 के अब्बाजी गुणनखंड करो, 2 का भाग 2 बार, फिर 0 और 2, फिर 2 का भाग 101 और अब 101 खुद अब्बाजी संख्या, इसमें अब्बाजी संख्या इसका खुद का ही भाग जाएगा, यानी 101 का भाग 1 बार, यानी 404 में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 101। अब इसमें निकालना एक HCF। HCF प्रीवियस क्लास में बताया अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्नों में कि HCF में उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। एक बार वापस बता देता हूँ, अच्छी तरह सुनना। उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात का गुणनफल, ठीक। न्यूनतम घात पहले तो उभयनिष्ठ, ऐसी संख्या जो दोनों में हो 2 और न्यूनतम घात 2, बाकी 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं है, तो HCF कितना आ गया फाइनली? 2 की पावर 2 4, HCF ये आया। अब LCM ज्ञात करना है। अब सुनो, ये जब भी आपके पास 2 पूर्णांक दिए हुए हैं और एक HCF या LCM दोनों में से कोई एक वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर NCERT ने जब 2 पूर्णांक दिए हुए और HCF और LCM में से कोई एक दिया हुआ और एक फाइंड करना हो, तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 2 पूर्णांकों का योगफल, 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि HCF और LCM का जो गुणा करते हैं जो आंसर आएगा वही आएगा 96 और 404 का। 2 पूर्णांक कोई भी मान लो, जैसे कि एक पहला पूर्णांक 96 है और दूसरा पूर्णांक है 404, तो आप ऐसे मान सकते हो A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। तो अगर आपको LCM ज्ञात करना है तो A इंटू बी बटे ये HCF इसके साथ गुणा में था, वो चला जाएगा भाग में। तो आप LCM कैसे ज्ञात कर सकते हो? पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक, 96 इंटू 404 बटे HCF कितना आया है? 4, यानी 4 का दे दो भाग। एक तो इस तरह कर सकते हो, एक मैंने तरीका बताया था। क्या बताया था? ऐसा गुणनखंड जो सभी लेने एक बार तो, और अधिकतम घात। चलो एक बार यहां ले लेते हैं, इस प्रश्न को वहां कर देंगे। सुनो, HCF के लिए मैं भी जाता हूं, LCM के लिए। HCF तो हो गया, HCF LCM के लिए। LCM के अंदर एक बार सभी 2 की पावर और सबसे अधिकतम 5 इंटू 3 भी लेना है इंटू 101 भी लेना है, इस तरीके से। तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 2 की पावर 5 था, केवल 3 नहीं लेना है, तो 2 की पावर 5, 2 इंटू 2, या फिर यहाँ भी कर सकते हो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। माफी चाहता हूँ, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32, यानी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू 3 इंटू 101, वापस गुणा करो, 32 इंटू ये गुणा करो, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 एकम 3, 303, और 303 का गुणा किससे करना है? 32 से। 3 गुणा 2 6, 0, 3 गुणा 2 6, और ये 3 तिया 9, 0 और 3 तिया 9, 6 के 6, 9 6 9, यानी ये हो जाएगा 9 6 9 6। ये क्या आया है? LCM, ठीक। और दूसरा मेथड ये बता दिया, ये आप सॉल्व करना। ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ये आपके लिए।
कौन कौन बताते हैं? उदाहरण संख्या 4, संख्या 6, 72, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 6 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, कंप्लीट। 72 2 का भाग 3 बार, फिर 6 बार, फिर 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, फिर 9 के अंदर 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार, फिर 120 2 का भाग 60 बार, 2 का भाग 30 बार, 2 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। फिर अब 6 के गुणनखंड लिखो, क्या है? 2 × 3 और फिर है 72, क्या है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और फिर 3 की पावर 2, फिर है 120 120 के, क्या है? 2 की पावर 3, 3 1 2 3, फिर 3 × 5। अब इसमें निकालना, एक निकालना है, या देख लो, एक निकालना एचसीएफ, एक निकालना एलसीएम। एचसीएफ उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसी संख्या जो तीनों में ही आए। 2 2 इधर 2 है, यहाँ है, लिख दो 2 एचसीएफ में। और न्यूनतम घात, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो न्यूनतम घात 1। फिर 2 के बाद क्या है? 3, इसमें है, इसमें है, इसमें है, लो। फिर 5 इसमें नहीं है, तो न्यूनतम घात 3 की 1 लेनी है, और 3 × 2 6। फाइनली एचसीएफ कितना आया? 6। फिर एलसीएम, एलसीएम एक बार सभी 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है। अधिकतम घात 2 की घात 3, 3 की घात 2, अधिकतम घात लेनी है, मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 8, 2 × 2 4, 4 × 2 8, × 3 × 9 × 5 सुनना। फिर 8 × 9 72, 8 9 में 72, 72 × 5, ये हो जाएगा 5 × 2 10, हासिल 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 360। दोनों फाइनली उत्तर लॉक किए जाए। एचसीएफ कितना हुआ? 6। एलसीएम कितना हुआ? 360। कौन सी विधि से हम कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। कंप्लीट।